करते हैं। ओके जी, टाइप ऑफ पर्सन देख लें सबसे पहले, मिस्टर मतीन और एम्प्लॉयड विद मेलोडी लिमिटेड एज इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो एम्प्लॉयर का नाम आपको बता दीजिए, एमएल है जहां पे ये जॉब कर रहा है। और सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आप देखें तो क्या आपसे मांगा हुआ है, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल, यानी इनकम का कैलकुलेशन भी आपको बनाना है और टैक्स का वर्किंग भी बनाएंगे आप। तो ये काफी एक हैंडसम क्वेश्चन है। जरा पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ क्या है। मिस्टर मतीन was employed with Melody Limited as event organizer. On 30 June 2023, he resigned from his employment without completion of notice period. On July 1, 2023, he joined another company, Rockstar Limited, RSL. तो पहला एम्प्लॉयर कौन है, एमएल, और सेकंड एम्प्लॉयर कौन है, आरएसएल। हमारा टैक्स ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई 2023 से। ठीक है, तो 30 जून 2023 को अगर उसने रिजाइन किया है तो इसका मतलब एमएल की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी हुई थी, हमारा जो रेलेवेंट टैक्स ईयर है वो शुरू होने से पहले ही। आपने जो आरएसएल है उसको ज्वाइन किया है 1 जुलाई 2023, यानी जो मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, और वो क्या लिखा हुआ है, विदाउट कंप्लीशन ऑफ नोटिस पीरियड। तो इसकी जरा हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होती है नोटिस पीरियड। तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेशन है जी, इनकम का और टैक्स का कैलकुलेशन। इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम, टाइप ऑफ पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स ईयर, ये आप फिल इन कर लेंगे। सैलरी की एक वर्किंग बना देंगे, सेपरेट पेज के ऊपर आपको बनाना चाहिए। और अब सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। सो पहला जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज इट सेज कि जनाब ऑन 1 जुलाई 2023, यानी कि जब मेरा टैक्स ईयर शुरू हुआ तो पहले दिन क्या था, 2,80,000 पे किए। किसको पे किए, किसको पे किए, टू एमएल एज कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड बाय मिस्टर मतीन। सो ये पे किसने किए हैं, जरा सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ आ रहा है। आरएसएल ने किसको पे किए, एमएल को। यानी कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर को कुछ पैसे दिए हैं। ठीक है जी। तो ये जो बात लिखी है, इसको समझने के लिए आपको चंद एक चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि नोटिस पीरियड क्या होता है। ये अगेन टैक्स लॉ की बात नहीं है, ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपके जिम्मा है कि आपने अगर जॉब छोड़नी है तो आप एक नोटिस पीरियड के लिए उनको बताएंगे। वो यूजुअली 1 महीने का होता है, डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी, 3 महीने का भी। लेकिन जितना अर्सा पहले मैंने बताना है उतना अर्सा पहले ही एम्प्लॉयर ने भी बताना है अगर वो मुझे निकालना चाहता है। और अगर हम दोनों में से कोई भी इस नोटिस पीरियड को वायलेट करेगा तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैंने वायलेट किया है तो मुझे देने पड़ेंगे, और अगर एम्प्लॉयर ने वायलेट किया है तो एम्प्लॉयर मुझे देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले तो ये नोटिस पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ ले। इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री। टाइम पीरियड, ये नोटिस पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम पीरियड जब आप रेजिग्नेशन देते हैं और आपका जो लास्ट वर्किंग डे होता है उसके दरमियान जो टाइम होता है उसको बोलते हैं नोटिस पीरियड। ये ऑब्लिगेशन होती है दोनों की, एप्लीकेबल ऑन बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। वन हु वायलेट्स नोटिस पीरियड विल पे कंपनसेशन टू दी अदर, राइट। अब इस सवाल में किसने वायलेशन की है, विदाउट नोटिस पीरियड किसने छोड़ा, जो आपका टैक्स पेयर है उसने बगैर नोटिस पीरियड के छोड़ा। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि मतीन जो है वो, इसने चूंकि वायलेशन की है तो ये कंपनसेशन पे करेगा किसको, एमएल को। लेकिन आरएसएल ने कहा जी कि आप कंपनसेशन पे ना करो, मैं डायरेक्टली इसको पे कर देता हूं। ये इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, ऑन जुलाई 1, 2023 आरएसएल पेड 2,80,000 टू एमएल एज कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड। तो ये जो कंपनसेशन थी कि आरएसएल ने डायरेक्टली एमएल को पे कर दी, बीच में मतीन साहब आए ही नहीं, राइट। लेकिन टैक्स लॉ क्या कहता है जी इस सिचुएशन को, टैक्स लॉ ये कहता है जी कि ये तो ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, और जो किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने, तो इसलिए ये टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। किसकी, एम्प्लॉय की। सो नोटिस पीरियड की जो कंपनसेशन आपके एम्प्लॉयर ने दे दी, आरएसएल ने दे दी किसको, एमएल को, तो वो 2,80,000 रुपए आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बनेगी, क्योंकि वो अदरवाइज तो आपकी जेब से जाने थे। ठीक है जी। सो ये एक नई चीज थी समझे इस सवाल में। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑन जुलाई 15, 2023 मिस्टर मतीन रिसीव्ड अ ग्रेचुटी ऑफ ₹3.5 लाख फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी फंड मेंटेन्ड बाय एमएल।
सो प्रीवियस एम्प्लॉयर था, उससे आपको ग्रेचुइटी मिली है। ही ऑल्सो रिसीव्ड 1,50,000 एज लीव इनकैशमेंट। सो दो पेमेंट्स का यहाँ जिक्र है और ये प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिल रही हैं, ठीक है जी। और आपके टैक्स ईयर में आ रही है ये पेमेंट, और सैलरी चूंकि कैश बेसिस के ऊपर है तो इसलिए मुझे इस टैक्स पीरियड में इसको शामिल करना है। सो ग्रेचुइटी का टैक्सेशन हम कैसे करते हैं? अनअप्रूव्ड फंड से अगर ग्रेचुइटी हो तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जो भी ग्रेचुइटी की अमाउंट है उसमें से आप 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट विच एवर इज लेस उसको एग्जेम्प्ट कर दें, राइट। तो ग्रेचुइटी की अमाउंट कितना है? 3,50,000। इसमें से क्या चीज माइनस करनी है? इसमें से आपने माइनस करना है 3.5 लाख में से 50% ऑफ ग्रेचुइटी या 75,000। इन दोनों में से कम क्या बनता है? 75,000। तो 75,000 3.5 लाख में से आप निकाल दो तो क्या बचेगा? 2,75,000। ये बेसिकली आपकी ग्रेचुइटी है जो इनकम में शामिल होगी। अब ये जो 2,75,000 है ये एक्चुअली एक टर्मिनल बेनिफिट भी है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी तो मिल रहा है। तो इसमें आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो इसको 3 ईयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स कर सकते हैं, ये चॉइस मौजूद है। लेकिन चूंकि सवाल के अंदर 3 ईयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो इसलिए मैं ये वाली चॉइस लेने के काबिल नहीं हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज, एक हिंट भी है बहुत बड़ा, कि एम्प्लॉयर यहाँ चाहता ही नहीं कि आप ऑप्शन 2 वाली कैलकुलेशन मुझे बना के सॉरी एग्जामिनर ये चाहता ही नहीं कि आप ऑप्शन 2 की कैलकुलेशन बना के दिखाएं। अगर सवाल में कहीं पे भी आपको पिछले 3 साल की इनकम और टैक्स का इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ये एक समझिए कि इंडिकेशन है कि जो एग्जामिनर है वो कहीं पे सवाल में चाहता है कि आप ऑप्शन 2 की कैलकुलेशन भी बनाएं और फिर कंपेयर करें। तो यहाँ पे चूंकि नहीं है इसलिए आसानी है हमारे लिए, 2,75,000 तो ऐसे ही रहेगा। अब लीव इनकैशमेंट के बारे में देखें, 1.5 लाख रुपए का क्या करेंगे? लीव इनकैशमेंट तो सिर्फ एलपीआर एग्जाम्प्ट है ना, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये तो आरएसएल और एमएल सारी कंपनीज हैं जिनका ये एम्प्लॉयमेंट है। तो एमएल से अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो सारे का सारा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो लीव इनकैशमेंट सारा टैक्सेबल और ग्रेचुइटी जो है वो 2,75,000 आप टैक्सेबल सैलरी बना लें। उसके बाद in accordance with the terms of his employment RSL, Mr. Mateen was provided with following emoluments benefits during tax year 2024। तो पहला बेनिफिट क्या लिखा है जी? बेसिक सैलरी 2,45,000 पर मंथ एंड यूटिलिटी अलाउंस 21,000 पर मंथ। सो ये पर मंथ की इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, और इसमें एग्जाम्प्ट कुछ भी नहीं है, ये अलाउंसेस सारे के सारे टैक्सेबल हैं। तो इसलिए बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12 और यूटिलिटी अलाउंस मल्टीप्लाई 12, ये सारे का सारा टैक्सेबल होगा। Point number second is reimbursement of personal medical expenses up to 15% of annual basic salary। इतने वो reimbursement किए गए उसको, तो ये अलाउंस है या परक्विजिट है? परक्विजिट है, क्योंकि इसका ताल्लुक है एक्चुअल एक्सपेंस के साथ। एक्चुअल एक्सपेंस हुआ होगा तो reimbursement होगी ना, ठीक है। तो अलाउंस नहीं है ये। एंड 2.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ऑफ हिज डॉटर were made after procuring hospital bills showing the national tax number of hospital। These bills were also attested and certified by RSL। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने क्लियरली बता दी है जो एग्जाम्पशन के लिए जरूरी है, ठीक है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक है, हॉस्पिटल के बिल भी मौजूद हैं, अटेस्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर भी मौजूद है। तो अब ये जितने भी पैसे आपको मिले मेडिकल के, कितने? एक तो 2.5 लाख रुपए मिले और 15% ऑफ बेसिक सैलरी, ये सारे का सारा क्या होगा? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सो आप ये कैलकुलेशन यहाँ पे वर्किंग के कॉलम में बनी हुई है, 2.5 लाख रुपए प्लस 15% ऑफ बेसिक सैलरी ऊपर जितना भी बनाया था, तो सारे का सारा आप एग्जाम्पशन में लिख देंगे और टैक्सेबल में कुछ भी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3 इज फॉर द फर्स्ट 2 months his employment a pick and drop facility was provided to Mr. Mateen at a monthly rent of 25,000। ये रेंट किसने पे किया होगा? डेफिनेटली एम्प्लॉयर ने। लेकिन ये है किस लिए? कि आपको पिक एंड ड्रॉप दफ्तर तक लाएगी गाड़ी और उसके बाद वापस चल जाएगी। ऑन September 1, 2023 RSL प्रोवाइडेड अ कंपनी मेंटेन्ड कार, होंडा सिटी भी लिखा हुआ आगे, विच वॉज पार्टली यूज फॉर प्राइवेट पर्पजेज। द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 25 लाख। अच्छे वक्तों की बात है। सो 25 लाख रुपए की वो गाड़ी इन्होंने खरीद कर दे दी। लेकिन ये कब से दी है? 1 सितंबर से। तो दोनों इन्फॉर्मेशन को अलग अलग देखते हैं कि पहली जो पिक एंड ड्रॉप जो दी हुई है ये तो ऑफिशियल पर्पजेज के लिए आ रहा है जा रहा है ना, तो इसका तो कुछ भी आपकी सैलरी इनकम के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। तो इस इंफॉर्मेशन को कुछ भी ना करें, लेकिन जो गाड़ी उसको दी है फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, इसको तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो हम क्या करते हैं, 5% बना लेते हैं इसका और सैलरी इनकम में शामिल करते हैं। लेकिन चूंकि 1 सितंबर से है
तो इसका मतलब कितने महीने? जुलाई और अगस्त का मंथ नहीं है ना, सितंबर से शुरू हो रहा है, तो 12 में से 2 महीने निकाल दें, 10 महीने। सो व्हाट यू विल डू इज 25 लाख का 5% और 10/12 आपने लाजमी करना है, और फिर उसके बाद इसको सैलरी इनकम में शामिल करना है। जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है वो सारी की सारी, वो तो उसका आपको पर्सनल बेनिफिट कोई नहीं, तो इसलिए वो कुछ भी इनकम में शामिल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, मंथली सैलरी ऑफ 6,000 वॉज पेड टू मिस्टर मतीन हाउस कीपर। अब एक मुलाजिम रख कर दिया मिस्टर मतीन को, और उस मुलाजिम को कुछ तनख्वाह दी जा रही है। However, Mr. Mateen reimbursed 20% of housekeeper's salary to RSL. लेकिन मिस्टर मतीन को कहा है कि आपने 20% पैसे इसकी तनख्वाह के बराबर के 20% के बराबर पैसे आपने हमें देने हैं, तो हम आपको एक एम्प्लॉय प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो, हाँ जी, अब ये जो 6,000 रुपए हैं, ये 6,000 रुपए ये एक्चुअली मिल किसको रहे हैं? ये उस हाउस कीपर को ही मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक शेडो जो है वो इसकी सैलरी इनकम में भी शामिल होगा। सो ये सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई में हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे। हम करेंगे ये कि जो भी सैलरी पेड टू देम बाय एम्प्लॉयर, वो आप देखें 6,000 रुपए है, इंटू 12 कर दें, और उसके बाद पेमेंट बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर दीज सर्विसेज, वो कितनी पेमेंट कर रहा है? 20%। तो 72,000 का 20% तो मिस्टर मतीन पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयर को। तो जितने वो पैसे दे रहा है, यानी उसका खर्चा हो रहा है, वो आप माइनस करेंगे, और बाकी जो बनेगा 57,600, ये उसकी सैलरी इनकम में शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। सो ये जो हाउस कीपर की तनख्वाह है, इसकी इस तरह से कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे सैलरी इनकम में शामिल कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5, स्पेशल अलाउंस ऑफ ₹50,000 वॉज पेड टू मीट एक्सपेंसिव नेसेसरली टू बी इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। एक्चुअल एक्सपेंडिचर वॉज 40,000। तो ये एक स्पेशल अलाउंस है, और ऑफिशियल पर्पजेज के लिए ही इसको मिला है, और ऑफिशियल पर्पजेज के लिए जो अलाउंस मिलते हैं उसमें सिर्फ कन्वेंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है, बाकी सारे के सारे एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। और यही अलाउंस अगर आपको मंथली तनख्वाह में मिल रहा हो तो फिर वो टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि ये मंथली है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम एग्जाम्प्ट ही तस्वर करेंगे, और 50,000 रुपए ये सारे का सारा एग्जाम्प्ट रहेगा। ऑन 1 जनवरी 2024 ही वॉज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹15 लाख। द प्रेस्क्राइब बेंचमार्क रेट इज 10%। बेंचमार्क रेट ना भी बताया हो तो ये आपको याद रखना होगा, ये रेट यूजुअली गिवन नहीं होता एग्जाम में। सो 10% बेंचमार्क रेट है, और लोन कितना है? 15 लाख रुपए। और कितना मार्कअप चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर? इंटरेस्ट फ्री, जिसका मतलब एम्प्लॉयर तो कोई मार्कअप चार्ज नहीं कर रहा, तो हमारा काम आसान हो जाता है इस तरह कि जो भी मार्कअप कैलकुलेट आप करेंगे उसको सैलरी इनकम में शामिल कर दें। मार्कअप किस रेट पे कैलकुलेट करना होता है? बेंचमार्क रेट, जो कि 10% है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान करना है आपने कि ये लोन मिला कब है? हाँ, 1 जनवरी को। इसका मतलब पूरे साल के लिए ये लोन नहीं था, ये कितने महीने के लिए है? 6 महीने के लिए। तो इसका मतलब आप 10% तो बनाएं, लेकिन साथ में इसको 6/12 भी करें, और फिर इंटरेस्ट की एक फिगर लेकर जाएं अपनी सैलरी इनकम में। पॉइंट नंबर 7, कमीशन ऑफ ₹5 लाख वॉज पेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्लाइंट टू द कंपनी। विदहोल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड बाय RSL एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम सच पेमेंट। तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो एम्प्लॉयर ने कमीशन दिया है। एम्प्लॉयर अगर कमीशन दे तो क्या वो सैलरी इनकम में आता है या नहीं आता? तो आपने इसके लिए जो सैलरी का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था ना, वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि कमीशन बिल्कुल अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा हो तो वो सैलरी इनकम का पार्ट है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो 5 लाख रुपए हैं ये सैलरी इनकम में ही जाएंगे, इसका हेड ऑफ इनकम कोई और नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर से मिल रहा है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि 12% से जो इन्होंने टैक्स काटा वो कहाँ जाएगा? विदहोल्डिंग टैक्स में। तो इसका मतलब ये है कि मेरी अब जो कैलकुलेशन होगी वो दो फिगर्स है, एक तो ये कमीशन मैं सैलरी में लिखूंगा, और दूसरा एक विदहोल्डिंग टैक्स की वर्किंग बना लेता हूँ अलहदा से, उसके अंदर इसी कमीशन का 5 लाख का 12% आप कैलकुलेट करें जो उन्होंने बताया हुआ है, और इसको विदहोल्डिंग टैक्स के तौर पे लिख लें। सब आपकी दो वर्किंग्स हो गई, वर्किंग 1 और वर्किंग 2। अच्छा जी, नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी। इसके अलावा सैलरी से भी टैक्स काट रहे हैं वो, और वो कितना है? 5.5 लाख रुपए। तो ये मेरी किस वर्किंग में जाएगा, 1 में या 2 में? डेफिनेटली वर्किंग 2 में। तो जो पहले मैंने विदहोल्डिंग टैक्स लिखा है उसको मजीद, उसमें मजीद ये फिगर आप लिख लें। जब हम इस वर्किंग को फाइनल करेंगे तो फिर टोटल इसका ले जाएंगे वहां।
Point number D. Apart from his employment with RSL, Mr. Mateen also organized events for private clients. ये उसका अब कारोबार है. Received a total of 1 million from such clients. No tax was deducted from such receipts. However, he incurred an overall loss of 3.5 lakh on organizing these events. So ये जो अपना कारोबार करता है, इससे आपको अब क्या समझ आ रहा है कि उसको ओवरऑल क्या हुआ है, लॉस हुआ है. तो 1 मिलियन तो उसने एक्चुअली पैसे लिए हैं ना, इसमें से कुछ अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस बनता है. तो उन्होंने सीधा आपको लॉस का ही फिगर बता दिया है. अब ये अकाउंटिंग का लॉस है या टैक्स का लॉस, इसके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन सवाल में मजीद अवेलेबल ना हो तो हम यही मानते हैं कि ये टैक्स का ही लॉस है, यानी टैक्स के वर्किंग के हिसाब से लॉस बनता है. तो इसका मतलब ये है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसको क्या हो गया, लॉस हो गया. तो एक और वर्किंग बना लेते हैं बिजनेस इनकम की और उसमें आप बिजनेस लॉस लिख लें 3.5 लाख. एक अलग पेज पे वर्किंग इसकी बना दें और 3.5 लाख का लॉस अपने पास नोट कर लें. जब हमारा कैलकुलेशन फाइनल होगा तो फिर हम इस लॉस को देख लेंगे क्या करना है, किसी और इनकम में एडजस्ट होता है या नहीं होता वो देख लेंगे. ऑन 31 मई ही रिसीव्ड 1,80,000 फ्रॉम मिस्टर अली एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग हिज बंगलो. ये क्या भला याद आ रहा है आपको इसके बारे में? हाँ, पहले तो ये देखेंगे क्या ये ऑनर रिसीव कर रहा है या टेनेंट रिसीव कर रहा है. ऑन 31 मई 2024 ही रिसीव्ड 1,80,000 फ्रॉम मिस्टर अली एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग हिज बंगलो. हिज बंगलो, तो ये किसका, अली का है या मतीन का है? तो ये थोड़ा सा अंग्रेजी वाला मामला हो गया ना. ठीक है, तो प्रोनाउन जो होता है वो नियरेस्ट नाउन से लिंक करता है. तो एक्चुअली अली का बंगला था और उससे इसने पैसे लिए और उसके उसकी पोजेशन जो है वो वेकेट. इसका मतलब बंगले में रह कौन रहा था, मतीन रह रहा था. Now this is not a tax laws problem, this is English problem, right? कि मतीन रह रहा था उस बंगले में, उस बंगले को खाली करने के लिए उसने पैसे लिए हैं. कितने कितने पैसे? 1,80,000. अब ये जो पैसे हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या प्रॉपर्टी है? तो ये हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने इसको पढ़ा है कि अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिलती है इसलिए कि आप किसी बिल्डिंग की पोजेशन को वेकेट कर दें तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, लेकिन उसको आप 1/10 करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल करते हैं. सो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी बात. तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए है कि इसको छोड़ दें. सो 1,80,000 का 1/10 करें और कौन सी इनकम में लिखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो एक और वर्किंग बनानी पड़ेगी, चौथी वर्किंग बन गई. अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप लिखेंगे 18,000 रुपए, क्योंकि 1/10 करके अगले साल में, अगले 9 साल में भी ऐसा ही होगा. 18,000 रुपए इसकी इनकम में शामिल होगा. ही ऑल्सो रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मलेशिया इक्विवेलेंट टू 5,35,000 रुपीज. ही पेड रुपीज 1,30,000 इन टैक्सेस इन मलेशिया ऑन सच इनकम. गुस्से में लग रहा है एग्जामिनर है इस सवाल को देख के कि फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम भी दे रहा है और फॉरेन टैक्स भी दे रहा है ना. तो फॉरेन टैक्स से फॉरेन क्या याद आता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट. तो इसका मतलब इस एक सेंटेंस में दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम और दूसरा फॉरेन टैक्स. अब ये जो फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है क्या मैंने शामिल करनी है टैक्स कैलकुलेशन में? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल है. तो इसका मतलब दो वर्किंग्स बनेंगी, एक तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स के लिए और दूसरा बिजनेस इनकम. ठीक है जी. तो बिजनेस इनकम की तो ऑलरेडी हम वर्किंग बना रहे हैं, उसी में इसको लिख लेते हैं 5,35,000 और फॉरेन टैक्स क्रेडिट में हम लिख देते हैं कि कितना फॉरेन टैक्स पे किया. ठीक हो गया जी. तो कितनी वर्किंग्स हो गई? 5. फॉरेन टैक्स क्रेडिट की भी इंफॉर्मेशन को देखकर, ये बेसिकली मैं आपको तरीकेकार सिखा रहा हूँ कि इस तरह करना है आपने सवाल को. ठीक है, जैसे जैसे सवाल की इंफॉर्मेशन आती जाए वर्किंग्स खोलते जाए, जब सवाल पूरा पढ़ लें वर्किंग्स को क्लोज करते जाए. और हाँ, तो ये तो होगा ना भाई, ये तो होगा. ठीक है, ऐसे तो होता है फिर. सो तरीका यही है बहरहाल इसको करने का, और इसके अलावा कोई हल नहीं है. फॉरेन टैक्स पेड हमने लिख लिया जी. अब इसके साथ हमने फॉरेन टैक्स पेड के साथ क्या कंपेयर करना होता है? पाकिस्तान टैक्स. लेकिन वो वर्कआउट अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनकम ही फाइनल नहीं की. तो इस वर्किंग को इनकम्प्लीट ही छोड़ेंगे आप और आगे चल पड़ेंगे अपने सवाल में.
मिस्टर मतीन एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन एट अ प्राइस ऑफ 10 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर खरीदा है, 10,000 शेयर खरीदे हैं और 1 मई 2023 को इसने ये खरीदे थे और बेच कब दिए? 20 मई 2024 को इसने बेच दिए, कितने के? 10 लाख रुपए के। ठीक है जी, तो डिस्पोजल मेरे टैक्स ईयर में आ रहा है, राइट? ओके जी, सो पहले तो ये देखें, ये लिस्टेड कंपनी का शेयर है, लिखा हुआ है ना लिस्टेड कंपनी, तो इसका मतलब सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगा क्योंकि शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी है और जो लिस्टेड कंपनी का शेयर है वो सिक्योरिटी बन जाता है और सिक्योरिटी जो है उसका टैक्सेशन हम किस तरह कर रहे होते हैं? एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसके लिए अलग से टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे। सो हमें एक और वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्यों भाई सारे, और वो दैट विल बी फॉर कैपिटल गेन्स। सो कैपिटल गेन्स आप बनाएंगे जी, कंसिडरेशन आपको ये सवाल में दी हुई है 1 मिलियन, इसमें से माइनस करो कॉस्ट, तो बाकी बना 9 लाख रुपए और साथ में इसके लिख लेते हैं कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसके लिए टैक्स रेट अलग होंगे। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर एच, ही पेड ज़कात ऑफ रुपीज 2,50,000 टू एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक। भाई क्रॉस चेक से दो, डिमांड ड्राफ्ट से दो, जाके पैसे दे दो। हमें ज़कात कौन सा चाहिए होता है? ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। और वो आमतौर पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है या प्रॉफिट ऑन डेट पे होता है या डिविडेंड के केस में होता है। वो या तो एग्जामिनर लिख देना ही पेड ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस टू अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप मान लेंगे इसको कि ये डिडक्टिबल अलाउंस बनेगा या एक्सपेंस बनेगा इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे कि ये ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है और इस इंफॉर्मेशन का हम कुछ भी नहीं करेंगे अपने सोल्यूशन के अंदर। दिस इज यूजलेस फॉर अस, सिर्फ इसका मिस्टर मतीन को सवाब मिलेगा। सो रिक्वायरमेंट आ गई, इसका मतलब सवाल का सारा इंफॉर्मेशन पूरा हो गया। अब आप अपनी वर्किंग्स को एक एक करके कंक्लूड करते जाएं और फिगर फाइनल करके अपनी इस फॉर्मेट के अंदर फीड इन कर दें, ठीक है जी। सो पहला वर्किंग हमारे पास सैलरी का है, इसको आप टोटल कर लेंगे। सो टोटल आप बनाएंगे अपने कैलकुलेटर से एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस फिगर को कहाँ आना चाहिए? सैलरी इनकम के सामने, साथ में अगर आप वर्किंग के रेफरेंसेस भी दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इस यहाँ पे जरा मैं बता रहा हूँ आपको कि सैलरी इनकम जो आई कैप ने बनाया है वो डिफरेंट है जो हमने बनाया है उससे, और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो 2,80,000 रुपए वाला इंफॉर्मेशन था ना, जो इसको कंपनसेशन मिला था, वो इन्होंने 2 दफा ऐड किया हुआ है। आई डोंट नो अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ कि वो 2,80,000 2 दफा एमएल के साथ भी और आरएसएल के साथ भी, वो एक दफा ही आना चाहिए। तो ये जो दूसरी दफा इन्होंने ऐड किया ऊपर, ये गलत है इन माय ओपिनियन, ठीक है जी। जी हाँ, आपको मेरे साथ ही होना चाहिए क्योंकि इस वक्त मैं आपके साथ हूँ आई कैप तो नहीं है आपके साथ, ठीक है जी। सो इसलिए आई थिंक इनका कैलकुलेशन में ये 2,80,000 रुपए का फर्क आएगा हमारे कैलकुलेशन से, एंड आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट, जैसे कि आपने अभी इसकी हिमायत भी की है। सो वर्किंग वन में हम ये वाला फिगर लिखेंगे जी। उसके बाद और कौन सा हेड ऑफ इनकम है हमारे पास? विद होल्डिंग टैक्स, वर्किंग टू। विद होल्डिंग टैक्स को टोटल करके लिख लेते हैं विद होल्डिंग टैक्स की जगह पे। ये तो बेचारी मासूम सी फिगर होती है, इसको आपने सीधा किधर ले आना है? साथ वर्किंग का रेफरेंस डाल दें तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि जबरदस्त, मेरा काम इसने आसान किया, मुझे फिगर ढूंढनी नहीं पड़ती। अच्छा जी, अब आपके पास लॉस है पाकिस्तान सोर्स इनकम में और प्रॉफिट है फॉरेन सोर्स इनकम में, ऐसे ही है। तो क्या इसको नेट ऑफ कर सकते हैं? तो इसके लिए आपने देखना है कि लॉसेस के बारे में टैक्स लॉ ने क्या पाबंदी लगाई है। पाबंदी ये लगाई है कि फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। बाहर का गन पाकिस्तान में मत लाओ, यहाँ का गन बाहर ले जाओ, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन मना भी नहीं किया हुआ, प्रोहिबिटेड नहीं है कि पाकिस्तान का लॉस आप फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, ये मना नहीं है। तो अगर मना नहीं है तो फिर क्या है? आप कर ले एडजस्ट। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आपस में नेट ऑफ कर लेंगे और बिजनेस इनकम में इसका जो नेट फिगर बनता है दैट इज 1,85,000। सो वर्किंग थ्री का रेफरेंस आप यहाँ पे लगाएं और फिगर लिख लें बिजनेस इनकम। ये एक्चुअली ये अमाउंट जो प्लस में आ रही है ये फॉरेन सोर्स इनकम है, दिस इज फॉरेन सोर्स इनकम, ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉरेन टैक्स क्रेडिट आगे बनाना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स का फिगर हमने पहले ही वर्कआउट किया हुआ है, सो वर्किंग का रेफरेंस डालें, इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे लिखें। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें भी कोई मजीद कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सो इसको भी यहाँ पे अपनी वर्किंग में लिख दें।
टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम देखें बनाते वक्त ना मैंने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को शामिल नहीं करना होता, तो उसके लिए आप अलहदा इसको रखें, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मेरी बाकी किसी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाल बता, अगर आप टोटल इनकम बना रहे हैं, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ोगे ना उसने टोटल इनकम पूछा ही नहीं है आपसे, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल इनकम का फिगर नहीं बनाया। तो टोटल इनकम बनाते हुए आप इसको शामिल रखोगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम बनाते हुए इसको शामिल नहीं रखोगे। ओके जी, अगला काम क्या है कि टैक्सेबल इनकम का 75% बनाएं और देखें कि क्या सैलरी इनकम में इससे ज्यादा अमाउंट मौजूद है या नहीं है। तो सैलरी में ज्यादा अमाउंट मौजूद है, इसका मतलब ये है हमने क्या फैसला किया कि ये सैलरीड पर्सन है, और अगर ये सैलरीड पर्सन है तो फिर इसके लिए टैक्स रेट आपको गिवन होंगे, आपने टैक्स रेट यहाँ से उठाना है और इसको टैक्स इम्पोज कैलकुलेट कर लेना है। आई थिंक यू कैन डू इट वेरी इजीली। अगला काम क्या है इससे आगे, टैक्स क्रेडिट, और वो कौन से वाला होगा, अच्छा कैपिटल गेन्स का सॉरी टैक्स वर्कआउट करना है, तो ये वाला। तो ये भी रेट आपको स्ट्रेट वे गिवन होते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी मसला नहीं है इसके अंदर। तो 12.5% का रेट ऑफ टैक्स है, इस रेट के ऊपर आप टैक्स इम्पोज कैलकुलेट कर लेंगे। टैक्स क्रेडिट्स का वर्किंग, पाकिस्तान टैक्स हमने अभी वर्कआउट करना है। फॉरेन सोर्स इनकम कितना है देखो, 1,85,000। सो हमारे पास स्कीम ये है कि आप फॉरेन सोर्स इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स के साथ, ठीक है। और एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे वर्कआउट होता है, टैक्स इम्पोज को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करके। अब कौन सा फिगर इनमें से नहीं है मेरे पास, फॉरेन सोर्स इनकम है, यस, टैक्स इम्पोज है ये वाला 775,111, टैक्सेबल इनकम है, यस, सेपरेट ब्लॉक को हम शामिल नहीं कर रहे, इसको हमने खानदान से निकाल दिया है। सो वी हैव ऑल दीज नंबर्स अवेलेबल, और अब हम इन नंबर्स को इस्तेमाल कर लेंगे और हमारे पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स बन गया जी 16%। इसको 1,85,000 जो हमारी फॉरेन सोर्स इनकम है उससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा पाकिस्तान टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम। सो पाकिस्तान टैक्स कितना बन रहा है, 29,600। तो टैक्स क्रेडिट कितने का मिलेगा आपको, दोनों में से जो कम अमाउंट होगी, ठीक है जी। सो 29,600 का एक्चुअली टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको। इससे आप बनाएंगे टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल में से आप माइनस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स, एंड दिस विल बी योर टैक्स डिमांड। ठीक है जी, सवाल सॉल्व हो गया। कोई मसला इसमें, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है किसी का?